तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 5 के साथ हैं। अगर आपने टारगेट वीडियो की सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टारगेट वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं और सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। आपका क्वेश्चन फॉर यू का क्वेश्चन था, किसने कहा सद्गुण ही ज्ञान है? नॉलेज इज वर्च्यू। अगर आपने आंसर नहीं दिया था तो अभी जरूर दीजिए लाइव चैट के अंतर्गत आंसर। लाइव चैट में अभी आप लोग आंसर दे सकते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपके ऑप्शन थे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और थ्रेसिमेकस। आज के इस वीडियो के लास्ट में भी है क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सुकरात, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सुकरात ने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है, नॉलेज इज वर्च्यू। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? आपके ऑप्शन है 1946, 1947, 1949 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आपको दोनों ही डेट याद रखनी है, दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसे कब स्वीकार किया गया या पारित किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कोरम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कोरम क्या है? आपके ऑप्शन हैं 20 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपना आंसर दीजिए, आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 40 सदस्य इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कोरम की संख्या क्या है? 40 सदस्य। अब जान लेते हैं कि कोरम होती क्या है। कोरम किसी भी बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की एक न्यूनतम निर्धारित संख्या होती है, जिसके पूर्ण ना होने पर बैठक या सभा विधि सम्मत नहीं मानी जाती है। यानी कि कोरम को हम लोग गणपूर्ति के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में उसे गणपूर्ति कहते हैं। कोरम वह संख्या है, कोरम वह न्यूनतम संख्या है जो उपस्थित होनी जरूरी है किसी सभा में, नहीं तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है, जिसके लिए कोरम 40 सदस्य तय किया गया है। बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 1 सदनीय, 2 सदनीय, 3 सदनीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 सदनीय। हमारा जो भारत है वो द्विसदनात्मक है, संसद यहाँ पर द्विसदनात्मक है, यानी कि इसमें 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि संसद का निर्माण किन किन से होता है, तो ये 3 लोगों से होता है, राष्ट्रपति, निचला सदन यानी लोकसभा और ऊपरी सदन यानी राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। ठीक है, सिर्फ 2 सदनों के कारण नहीं होता, ये राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपके आर्टिकल 79 में दिया गया है। लोकसभा का किस में दिया गया है? इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए,
3 लगातार अनुच्छेद है, 79, 80 और 81। आपको याद रखना है संसद के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 79 में, 79 में। आप जानते हैं कि ऊपरी सदन है राज्यसभा, इसलिए अनुच्छेद 80 में आएगा कौन सा, राज्यसभा। और आप जानते हैं निचली सभा है लोकसभा, तो लोकसभा राज्यसभा के बाद का आर्टिकल होगा। तो पहले बड़ा वाला आएगा ऊपरी सदन 80 और निम्न सदन 81 लोकसभा। तो आपको ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं। अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। आज का 4th क्वेश्चन आता है आपके लिए, अमेरिकी सीनेट में शामिल है, अमेरिकी सीनेट में शामिल है। आपके ऑप्शन है 99 सीनेट, 100 सीनेट, 101 सीनेट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और लास्ट में ज़रूर चेक करिए कि आपके कितने नंबर आते हैं इस टेस्ट में। एक प्रकार से ये आपका टेस्ट है जिसमें आपको बताना है 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 100 सीनेट। अमेरिकी सीनेट में कितने सदस्य शामिल हैं, 100 सीनेट। सीनेट है क्या, भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, और दूसरा है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने सदस्य हैं, 435। दूसरा सदन कौन सा है, सीनेट, जिसमें कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य। आज का 5th क्वेश्चन आता है आपके लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है आपको। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 5 साल, 7 साल, 9 साल, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 साल। जैसा कि भारत में है 5 साल, वैसे ही फ्रांस में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्ष 2000 तक यह 7 साल का होता था। कितने साल का होता था, 7 साल तक का। कब तक, 2000 तक। उसके बाद ये कितने का हो गया, 5 साल का। अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद में रहने की अनुमति है। भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी बार चुनाव अगर आप जीतते हैं तो आप बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रांस में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक अपने कार्यकाल में नहीं रह सकता, वो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। आज का 6ठा क्वेश्चन है आपके लिए, किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। आपके ऑप्शन है इजाया बर्लिन, कार्ल पोपर, सेल्डिन वॉलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा शेल्डन वॉलिन ने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। शेल्डन वॉलिन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार और तुलनात्मक राजनीति के एक लेखक हैं। 1969 में प्रकाशित अपने एक लेख पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वोकेशन में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। किस लेख में किया है, पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वोकेशन, और जो पब्लिश होती है आपकी 1969 में। आज का 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, यह आशंका किसने व्यक्त की कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। यह आशंका किसने व्यक्त की कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर ही तानाशाही हो जाएगी। आपके ऑप्शन है लासवेल, बकुनिन, लग्जमबर्ग, लास्की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकुनिन। बकुनिन ने यह आशंका व्यक्त की कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर ही तानाशाही हो जाएगी।
मिखाइल बाकुनिन एक रूसी राजनीतिक विज्ञानी हैं और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गॉड एंड द स्टेट 1882, स्टेटिज्म एंड अनार्की 1873, मार्क्सिज्म फ्रीडम एंड स्टेट जो कि 1867 से 1972 के बीच में कभी लिखी गई हैं। इसका कोई पब्लिशिंग ईयर नहीं बताया गया है। 1867 से 72 तक के काल में इसको माना जाता है। आज का 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ को सर्वाधिक मौलिक योगदान था? निम्नलिखित में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? आपके ऑप्शन है सर्वहारा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, कृषक वर्ग और सर्वहारा वर्ग तथा कृषकों का समुच्चय। तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा कृषक वर्ग। माओ ने कृषक वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना पर जोर दिया था। माओ ने मार्क्सवाद को चीन का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वह कुछ मामलों में मार्क्स और लेनिन से भिन्न था। चीन में किसानों की बहुलता थी। माओ ने किसानों की भावनाओं को समझा और उनमें क्रांतिकारी भावना का संचार किया। तो आपको ये याद रखना है। आज का 9th क्वेश्चन है आपके सामने, किसने रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? किसने रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? आपकी ऑप्शन है कार्ल पोपर, हन्ना आरेंट, जैकब टॉलमोन, कार्ल फ्रेडरिक। किसने रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 जैकब टॉलमोन ने अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है रूसों को। ठीक है। जैकब टॉलमोन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी 1952 में रूसों को अधिनायकवादी कहा है। किस बुक में कहा है? द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी 1952 में। आज का 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, सावरकर के अनुसार वह कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? वह कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? आपके ऑप्शन है क्षेत्र प्रदेश, प्रजाति, संस्कृति। ऑप्शन बी है क्षेत्र प्रदेश, जनसंख्या, प्रभुसत्ता। ऑप्शन सी है क्षेत्र प्रदेश, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपके लिए राइट आंसर इसका? जल्दी से गैस करिए और आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्र प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति 3 बंधन है जो हिंदुओं को जोड़ते हैं सावरकर के अनुसार। आज का 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, सहभागी लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया? सहभागी लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है रूसो, हॉब्स, वेंथम, लॉक। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किसने विचार दिया है? किसने इसका प्रतिपादन किया है? जल्दी से बता दीजिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए रूसो। रूसो ने सहभागी लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किया है। 12वां क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 गुण हैं, बुद्धि, शौर्य और इच्छा। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, सभी, केवल 2, केवल 3। कौन सा इसमें से सही कथन है? इन तीनों कथनों में से आपको ऑप्शन में से चूज करना है। ये रहे आपके ऑप्शन, जल्दी से करिए इसको चूज और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा में 3 गुण बताए हैं, बुद्धि, शौर्य और इच्छा।
प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आज का 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा कि लोकतंत्र घूसखोरी, भ्रष्टाचार और किसने कहा कि लोकतंत्र घूसखोरी और भ्रष्टाचार का पर्याय है? किसने कहा है लोकतंत्र को घूसखोरी और भ्रष्टाचार का पर्याय? आपको ये बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके ऑप्शन है ब्राइस, विल्सन, मैक्सी और सेबाइन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ब्राइस। ब्राइस ने यह कहा है कि लोकतंत्र घूसखोरी और भ्रष्टाचार का पर्याय है। आज का 14वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है सिले, डायसी, जेम्स ब्राइस, अब्राहम लिंकन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिले। सिले ने यह कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। तो आपको ये कथन याद रखने हैं। 15वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में यह किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में ये किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रोफेसर के.टी. शाह और बी.एन. राव। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आपको ये याद रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं। आज का 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, द मैन ऑन द हॉर्स बैक। द मैन ऑन द हॉर्स बैक किसकी रचना है? जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, सैमुअल फाइनर, लास्की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए और अपने आप को चेक करते जाइए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल फाइनर की ये रचना है द मैन ऑन द हॉर्स बैक। 17वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, साम्यवाद को एशियाई रूप में किसने अपनाया? साम्यवाद को एशियाई रूप में किसने अपनाया? एम.एन. रॉय, माओ त्से-तुंग, लेनिन, कार्ल मार्क्स। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग ने साम्यवाद को एशियाई रूप में अपनाया। किसने कहा मानव प्रकृति सामाजिक संबंधों का एक समूह है? किसने कहा मानव प्रकृति सामाजिक संबंधों का एक समूह है? आपके ऑप्शन है एम.एन. रॉय, गांधी जी, नेहरू, पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय ने यह कहा है कि मानव प्रकृति सामाजिक संबंधों का एक समूह है। आज का 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने प्रकार्यवाद को मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया? मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में किसने प्रकार्यवाद को परिभाषित किया? आपके ऑप्शन है पॉल एफ क्रेस, ऑप्शन बी है निकोलसन एंड रेनॉल्ड्स, ऑप्शन सी है W.G. रंसीमैन और ऑप्शन डी है आपके सामने मॉर्टन कैप्लन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा आपका कि किसने प्रकार्यवाद को मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया? इसके लिए राइट आंसर होगा W.G. रंसीमैन ने प्रकार्यवाद को मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, नॉकटर्नल काउंसिल का प्लेटो की किस रचना में उल्लेख मिलता है? नॉकटर्नल काउंसिल का प्लेटो की किस रचना में उल्लेख मिलता है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो इन में से किस में
ये तीनों रचनाएं हैं प्लेटो की, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस रचना में नॉकटर्नल काउंसिल का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा द लॉज में नॉकटर्नल काउंसिल का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, और इसका आंसर आप लोग को जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। लॉक ऑन वॉर एंड पीस, लॉक ऑन वॉर एंड पीस 1960 में पब्लिश होती है, ये किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है विल्मुरे कैंडेल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कॉक्स, ऑप्शन सी है हेडले बुल, और ऑप्शन डी है लॉक। आप जब आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में तो पूरा लिखा करिए, जैसे कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर हेडले बुल है तो आप हेडले बुल लिखिए, ठीक है। ए बी सी या फिर 1 2 3 ऐसे ऑप्शन मत दिया, आंसर मत किया करिए। इससे क्या होता है, मुझे पता नहीं चलता कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, और वीडियो में बार बार खोल के नहीं देखती। इसलिए आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है, पूरा नाम लिखना है, जो भी लिखा हुआ है ऑप्शन में वो पूरा लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।